हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक इट इज़ सेफ टू अज्यूम कि आप नीट 2026 की तैयारी करने की सोच रहे हो, एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो। तो अब तक भी अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है और आप सिर्फ सोच रहे हो तो आई वुड एडवाइस कि यू ऑल आर ऑलरेडी लेट। तो अब आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब तक आपको ये पता होगा कि आपको किसी भी चीज़ को करना है तो आपको उसका वाई पता होना चाहिए कि आपको वो चीज़ क्यों करनी है। ये बात सही भी है, आपको पता होना चाहिए। यही तो आपको पूरी प्रिपरेशन में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको वाई के साथ साथ व्हाट भी पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की नीड है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको लगेगा कि आपको नीड है वो आपको ये लगेगा कि आपको एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन की नीड है। जबकि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको कंसिस्टेंट डिसिप्लिन की नीड है, कंसिस्टेंसी की नीड है, डिसिप्लिन में रहने की नीड है। क्योंकि मोटिवेशन का तो ये है, आप दिन में कितने भी वीडियो देख लो, 2 वीडियो 4 वीडियो, जब तक वो वीडियोस आप देखते रहोगे आप मोटिवेट रहोगे। अदरवाइज हर दिन सेम नहीं होता। इंटरनल मोटिवेशन भी हमेशा नहीं रहती, बिकॉज प्रिपरेशन है, अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। कभी मार्क्स कम आएंगे, कभी जितना आपने सोचा होगा उतना आप काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो हर दिन बराबर नहीं होता, तो इंटरनल मोटिवेशन भी बनी नहीं रहती। वट इज़ द नेसेसिटी ऑफ टाइम इज़ कि एक कॉन्स्टेंट डिसिप्लिन हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। आपको ये चीज़ क्लियर हो कि आपको रोज़ काम तो करना है और कंसिस्टेंसी से करना है। अब ये जर्नी ऐसी है, ये एग्ज़ाम फेज़ ही ऐसा है। आप सोचो, आपने 11th में एडमिशन लिया और आपने सोचा है कि आपने एग्ज़ाम देना है, तो आपको 2 साल काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम है। आप 12th में हुए हो, आपको पता है आपके 11th का सिलेबस पड़ा हुआ है, ढंग से रिवीजन नहीं हुई, जो भी आपने गलतियां की, अब वो 11th का वो भी कवर करना है। 12th में फिर बोर्ड्स भी हैं और आगे फिर डर भी रहेगा कि एक और अटैम्प्ट ना लग जाए। आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस बार भी होगा या नहीं होगा। सेकेंड टाइम ड्रॉपर हो तो और ज़्यादा डर लगेगा। तो ओवरऑल एक इमोशनल टर्मोइल तो चलता ही रहेगा। साथ ही साथ ऐसे कुछ फियर फैक्टर्स रहेंगे, जैसे फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ ना कुछ फियर फैक्टर्स भी रहेंगे। तो इमोशनली भी ये जर्नी इजी नहीं होने वाली। साथ साथ ये तो आपको जानना पड़ेगा कि हार्ड वर्क, 24-25 लाख बच्चे पेपर भर रहे हैं, 50,000 का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आप अगर उसी रैट रेस में भागे जा रहे हो, उसी मैड रेस में भागे जा रहे हो, और अगर आपको लग रहा है बिल्कुल थोड़े से ही एफर्ट्स देने के साथ ये चीज़ हो जाएगी, तो आप बस कोचिंग वालों की जेब भर रहे हो, रिसोर्सेज में पैसा खर्च कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपने एफर्ट्स बर्बाद कर रहे हो। ये चीज़ तो आपको पहले फर्स्ट डे से क्लियर होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये पहले ही दिन डिसाइड कर कर चलो। अब आज है 12 जून 2025 और एग्ज़ाम आपका होगा मई के फर्स्ट वीक में। तो आप जब कोई भी चीज़ की तैयारी करते हो, आप सोच कर चलते हो 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है। आई वुड से कि आप काउंट करो आपके एग्जैक्ट डेज कितने हैं। उसके बाद आपको अपने हर दिन के आवर्स पता होने चाहिए। ये जो 24 आवर्स है ना, ये आपके पूरे ट्रैक में होने चाहिए। आपको आपका पूरा पता होना चाहिए कि ये 24 घंटे आपके कहाँ जा रहे हैं। बिलीव मी, अगर आप बिना प्लानिंग के कुछ भी कर रहे हो तो वो बस टाइम पास है। अगर आपके उंगलियों पे हिसाब ही नहीं है आपके कितने घंटे किस चीज़ में जा रहे हैं, तो आप भूल जाओ। साथ ही साथ सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखना कि जिस बच्चे ने अपना जून से दिसंबर सेट कर लिया, उसका जनवरी से मई ऑलरेडी सेट है। अगर आपका जून से दिसंबर ही सेट नहीं है, आपके जून से दिसंबर में आपने अपने हर एक दिन का ट्रैक नहीं रखा है, हर एक घंटे का ट्रैक नहीं रखा है, तो भूल जाओ कि जनवरी से मई में कुछ भी होने वाला है। वो सिर्फ आप अपना दिल समझाओगे, अपना मन समझाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी में जाओगे, नए नए कोर्सेज परचेज करोगे, उसका कुछ नहीं होने वाला। जिसका जून से दिसंबर जिसने मेहनत कर ली, वो फिर जनवरी से मई उसका टाइम जो चलेगा वो एफर्टलेस चलेगा, वो अपने आप तैयारी होती रहेगी। लोग क्या करते हैं, जून से दिसंबर तक उनका टाइम पास चलता है, वो ढील में चलते हैं, उन्हें पता है कि पढ़ना है, पर वो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। जनवरी में फिर करने का फ़ायदा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आपको ये बात बुरी लगेगी बट ये बिल्कुल सच है। फिर आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको फेलियर का डर लग रहा है। ये फेलियर का डर क्यों लग रहा है? ये 2 तरह के लोगों की वजह से लग रहा है, और ये दोनों तरह के लोग ही आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपने आप से दूर रखने हैं। एक तो जो आपको डायरेक्ट ही डीमोटिवेशन प्रोवाइड करे। अब वो कोई भी हो सकते हैं, कोई आपका ऐसा कोई टीचर हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अब ज़्यादातर केसेस में आप पेरेंट्स वगैरह से तो एक लिमिट से ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं आर्ग्यू कर सकते हो, ना ही आप अपने सिबलिंग से कर सकते हो। पैसे भर दिए कोचिंग में तो
कोचिंग का भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा इस चीज़ में जो अफेक्ट हमारे ब्रेन को डालता है वो होता है हमारे खुद के पीयर्स, खुद के फ्रेंड्स, जो हमें कॉन्स्टेंटली डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मोक्स पे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको भी ऐसे लगने लगता है कि आपका भी नहीं होगा। मतलब चाहे इस टाइम पे आपके भी मार्क्स कम हो और आपके फ्रेंड के भी कम हो, पर माइंडसेट मैटर करता है। अब आपका माइंडसेट अगर ये है कि यार अगली बार ट्राई करता हूँ, अगले टेस्ट में अच्छे नंबर आए, पर आप एक ऐसे बंदे से या ऐसी बंदी से मोटिवेटेड हो रहे हो, बार बार इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जिसका माइंडसेट ये है कि यार ये तो चीज़ अपने बस की नहीं है, तो धीरे धीरे देखना आपका भी माइंडसेट ऐसा ही हो जाएगा। फिर दूसरा सूडो वेल विशर्स टाइप, जो जान के ऐसे पोर्ट्रे करें आपके फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली के ही मेंबर्स, दूर के रिलेटिव्स, कि उनको आपकी बहुत केयर है। लाइक वो पूरा टाइम नहीं देख रहे कि वो आपका क्या मेंटल डैमेज कर रहे हैं, पर हर टेस्ट के बाद या एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद मज़े लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे दोनों तरह के लोगों से ही दूर रहना है, ऐसे लोगों से आइसोलेटेड रहना है। उसके बाद कंपैरिजन तो देखो, फिर कंपैरिजन का तो कोई भी इलाज नहीं है। एक काम करना, जाकर आज गूगल पे सर्च करना, एक एलिफेंट का प्रेगनेंसी टाइम पीरियड जो होता है और एक डॉग का जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। एलिफेंट का जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का वो लगभग 22 वीक्स का होता है, और डॉग तो 2-3 महीने में उसकी प्रेगनेंसी खत्म हो गई, बच्चा पैदा हो जाता है। अब ये एलिफेंट और डॉग अगर अपने आप को कंपेयर करें, है ना, अगर ये एलिफेंट डॉग से अपने आप को कंपेयर करें कि यार इसने तो 3 महीने में बच्चा पैदा कर दिया और मुझे 22 महीने इस बच्चे को अपने पेट में रखना पड़ रहा है, तो क्या उस चीज़ का कोई फ़ायदा है? नहीं है ना, क्योंकि दोनों की अपनी अलग अलग जर्नी है, दोनों वो स्पीसीज ही अलग है, दोनों की अपनी अलग अलग जर्नी है। जो डॉग है उसने छोटे छोटे पप्पीज़ पैदा करने हैं, एलिफेंट है उसने इतना बड़ा बेबी कैरी करना है। जब वो बेबी जब डिलीवर होगा तो पूरी मतलब धरती पे जब वो गिरेगा तो अलग चीज़ें हैं दोनों, तो कंपैरिजन का कोई पॉइंट ही नहीं है। इसी तरह से अगर आप अपने तैयारी को, अपनी पेस को, अपनी स्पीड को, अपनी प्रिपरेशन को किसी और से कंपेयर कर कर चल रहे हो, तो आप सबसे बड़ा ये गुनाह कर रहे हो। आप अपने लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक फिर आप ही हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, हर किसी का रूटीन अलग है, माइंडसेट अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, फैमिली कंडीशंस अलग है, इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है, सोचने का नज़रिया अलग है, देखने का नज़रिया अलग है। तो किन्हीं भी 2 जनों की प्रिपरेशन कभी एक साथ एक जैसी नहीं हो सकती है। हाँ, मोटे मोटे तौर पर वो टाइमलाइन हो सकती है कि हाँ आप ये कोचिंग ले रहे हो तो इस टाइम पे आप सबका सिलेबस एक साथ ख़त्म हो रहा है, क्लास का टाइम है क्या। उसके अलावा जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, जो पढ़ने का तरीका है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, तो अगर कोई आपको एक ही तरह का प्लान बनाकर दे रहा है या एक ही तरह का प्लान आप लोग फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। 1 साल बस आप वो बार बार वो प्लान्स को फाड़ करके दोबारा बनाने ही वाले हो। तो अपने आप को थोड़ा समझो। कंपैरिजन तो मतलब बिल्कुल ही बेकार चीज़ है यार, कंपैरिजन तो करने की चीज़ ही नहीं है। उसके बाद देखो, अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़, आप खुद सोचो, एक ऐसी रेस जिसमें लगभग 24 लाख बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है और 50,000 जीतेगा, आप इस चीज़ की रेशो देखो। और फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS में कितनों को मिलेगा ये भी देख लेना। ये तो ओवरऑल है, सारी सीट्स मिलाकर, और कोर्सेज की भी, मेडिकल कोर्सेज की भी सीट्स मिलाकर। तो ओवरऑल देख लो कि आप अलग क्या कर रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है एक कोचिंग लेने से ही आपका हो गया या सिलेबस पूरा करने से ही आपका हो गया, तो यहाँ आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि वो 24 लाख बच्चे भी कर रहे हैं ना कोचिंग में एनरोल, तो वो भी कर रहे हैं, सिलेबस तो रो पिट के किसी भी तरह वो भी पूरा कर रहे हैं। आप अलग क्या कर रहे हो? जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो अलग कैसे हैं? वो अलग ऐसे हैं कि वो प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। उनको पता है उनके किस मंथ तक क्या कंप्लीट होना है, वीक में क्या कंप्लीट होना है, हर दिन उन्होंने क्या करना है। वो रात को अपना प्लान बनाकर सो रहे हैं, कितने घंटे उन्होंने कंप्लीट करने हैं, किस घंटे में क्या करना है, ये उनको पता है। बिलीव मी, अभी आपको ये हेक्टिक लगेगा, पर इसके बिना नहीं होगा। अगर आप पहले ही ईयर में ये कर लेते हो आप निकल जाओगे यार, वरना एट लास्ट 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट या ये प्लान ड्रॉप या जब भी आपका होगा आपको करना यही पड़ेगा। क्योंकि भेड़ चाल में रहकर एक जैसी चीज़ कर कर तो ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला। जब तक आप डेली जो क्लास में कर रहे हो उसको डेली आके, मेरे को पता है यार बोर्डम होता है, मौत आती है पढ़ने में, प्रोक्रास्टिनेशन होती है, ठीक है, दिक्कतें सबको होती है। लेकिन अगर आप डेली क्लास में किया हुआ, डेली रिवाइज नहीं कर रहे हो, कैसे? आपने आज कुछ क्लास में किया, इसको आज घर जाके रिवाइज करो। कल का जो लेक्चर लगा उसमें कल के लेक्चर को भी रिवाइज करो और पिछले लेक्चर का भी देखो। ऐसे ही अगले दिन का जो लेक्चर लगा आज के लेक्चर का भी रिवाइज करो और पिछले लेक्चर का भी देखो। ऐसे करते करते कंटिन्यूअस आपकी 2 रिवीजन होती जाएगी। संडे को या हर 3 या 5 दिन बाद
इस चीज़ को लेकर चलो कि जितना आपने पूरे वीक में किया उसको रिवाइज करो, फिर टेस्ट के टाइम पे रिवाइज करो। डेली बार बार आप रिवाइज करोगे तब ये चीज़ें होंगी। अगर आपको ये लगता है एक बार आपने सारे लेक्चर लगा लिए फिर आप रिवीजन स्टार्ट करोगे तो मेरे भाई सबसे बड़ी गलती आपकी है, नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग सिलेबस की रिवीजन स्टार्ट करने के लिए वेट करते हैं कि एक बार सिलेबस खत्म हो। बेटा अगर एक बार सिलेबस खत्म और आपने साथ साथ रिवाइज नहीं किया तो ये समझो आपकी तैयारी ही खत्म है, ठीक है, आप ही खत्म हो, भूल जाओ, फिर MBBS तो बिल्कुल ही भूल जाओ। तो डेली रिवीजन। दूसरी चीज़, MCQ लगाने से आपको डर लगता है, क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा। अरे खुद सोचो, अगर आप MCQ नहीं लगा रहे हो तब तो आप ऑलरेडी 0 पे हो ना। तो ये फोमो फैक्टर छोड़ दो, एक एग्जाम जो MCQ का ही पूरा खेल है, और अगर आप डेली अपनी प्रैक्टिस में MCQ को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो तो उसका क्या ही फ़ायदा है। और साथ ही साथ थोड़े समझदार बनो, अपने रिसोर्सेज को लिमिट करो, और अपने रिसोर्सेज को लिमिट करने का तरीका एक ही है, PYQ एनालिसिस। आप जो भी टॉपिक्स कर रहे हो, जो भी चैप्टर कर रहे हो, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप साथ साथ उसके PYQ लगाते चलो, देखते चलो, वरना आपको इतना डिप्रेशन रहेगा। क्योंकि कोई भी, अगर आप मान लो किसी चैप्टर के किसी रैंडम साइट से 250 MCQ लगा रहे हो, उसमें पक्का 250 में से 25 MCQ ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है बिल्कुल। अब उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने अपना काम चलाना है, वो सब कुछ ईजी दे देंगे तो जो चीज़ें हर जगह अवेलेबल है, जो एक्चुअल एग्जाम में अवेलेबल है वो दे देंगे, तो उनके कोर्स को खरीदेगा कौन? तो उनको तो ये चीज़ अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। पर यहाँ आपको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी, ये कोई भी आपको नहीं बताने वाला है। बच्चे क्या करते हैं, ऑलमोस्ट वो PYQ को लास्ट में करते हैं, जबकि PYQ कब करने होते हैं? हर चैप्टर के साथ साथ। ये फ़र्ज़ बनता है डेली आपका कि आप PYQ देखो, उनको लगाओ, अदरवाइज़ फिर भूल जाओ अपनी तैयारी। फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो यार। हम थक रहे हैं, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम बोर हो गए हैं, 6 दिन तो ऐसे काम करना चाहिए बिल्कुल गधा मजदूरी की तरह, और 7वां दिन बिना गिल्ट के ब्रेक लेना चाहिए। 6 दिन अपना दिन बिल्कुल जैम पैक्ड रखो, 7वें दिन बिना गिल्ट के ब्रेक लो। अब ये होता कब है? जब आप प्रॉपर प्लानिंग कर चलते हो। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो तो आप रैंडमली कभी भी ब्रेक ले रहे हो। जब प्लानिंग ही नहीं कर रहे, सब कुछ आपकी प्लानिंग चलती है आपके दिमाग में, जबकि प्लानिंग चलनी चाहिए एक डायरी पे, पीस ऑफ पेपर पे लिखी होनी चाहिए। लिख के चीज़ें सॉर्टेड होती हैं। जब दिमाग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें चले ना, उसको भी लिखो, लिखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मन नहीं कर रहा, रोने का मन है, रो लो, थोड़ी देर रो लो, पर फिर पढ़ने बैठ जाओ। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, कुछ अच्छा खा लो, बाहर हो आओ, कुछ खेल लो, पूरा दिन वेस्ट मत करो। समझो इस बात को, हर एक दिन, हर एक आवर इम्पोर्टेंट है। आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा, कोई और ले लेगा सीट। कितना भी रो लो, पेपर ऐसा आया वैसा आया, NTA ने ये किया, कोचिंग वालों ने ये किया, किसी ने भी कुछ भी किया हो, द अल्टीमेट ट्रूथ इज, पिछले साल भी सिलेक्शन हुई थी बच्चों की, इस साल भी सिलेक्शन हुई है, और अगले साल भी सिलेक्शन होगी। पिछले साल भी बच्चे रोए थे, इस साल भी बच्चे रो रहे हैं, और अगले साल भी रोएंगे। पिछले साल भी जिनकी सिलेक्शन हुई है उन्होंने एक प्रॉपर डेली वो बोर्डम वाला रूटीन फॉलो किया है, वही रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, NCERT फॉलो किया है, PYQ लगाए हैं, मॉक टेस्ट लगाए हैं। इस साल भी उन्हीं वही बच्चों की सिलेक्शन होगी जिसने ये किया, और अगले साल भी। क्लियर है ये बात? तो आप नहीं करोगे, कोई और कर लेगा। उनको 85,000 बच्चों को सीट्स देनी है, और वो भी MBBS की नहीं, ओवरऑल मिला के। MBBS की तो आप खुद समझदार हो कितनी थोड़ी सी सीट्स होती हैं। तो आप नहीं करोगे, कोई और कर लेगा, खुशी खुशी करेगा, एक साल बिल्कुल संन्यास समझ के करेगा, और आप रोते रह जाओगे, और लास्ट में किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई थोड़े दिन के लिए आपको सहानुभूति दे देगा, अच्छा फील करवा देगा, एट लास्ट ये आपकी जर्नी है, किसी को सच में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बहुत डीप में सोच के देखो। आपको डर लगना चाहिए ये बात सोचकर कि यार ये आपकी जर्नी है, आपका करियर है। और अगर आपको ये बात सोचकर डर नहीं लग रहा है, आप इस सिचुएशन की ग्रेविटी को नहीं समझ रहे हो, तो शायद आप अभी अच्छी तरह से इस प्रिपरेशन को ही समझ नहीं पाए हो। फिर आपके स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होने चाहिए। कोई कितना भी कहे पेपर बाहर से आया है, क्या आया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी भी हर साल जैसे बच्चे निकलते आए हैं NCERT से स्टिक रह के, PYQ से स्टिक रहकर, वैसे ही निकलेंगे। तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के चक्कर में स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को निगलेक्ट मत करो। हाँ, उन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को इन स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के साथ कंपाइल आप कर सकते हो, साथ में लेकर चल सकते हो, पर वो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए बाकी के क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो। टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज का कोई भी राइट टाइम नहीं होता है।
स्टार्टिंग से ही लगाओ, लेकिन पहले PYQ लगाओ। और मैं आपको ये कहूँगी कि ज़्यादा फोकस आप फुल लेंथ टेस्ट पे करो, जिसपे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इंक्लूड हो। सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, और इसको एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट में ही दो, 3 घंटे में दो। और अगर आपने ये टेस्ट दे के टेस्ट को एनालाइज ही नहीं किया तो यार उस 3 घंटे में तो तुम सो जाते, मूवी देख लेते, वो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि एनालाइज ही नहीं किया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अगर आप प्लानिंग का फ़र्क देख लो यार, विदाउट प्लानिंग या विद प्लानिंग का फ़र्क देख लो। ये देख लो कि ये आपके सामने है। अगर आप प्लानिंग के साथ टेस्ट देते हो तो आपके मार्क्स आते हैं 630 के आसपास। पिछले साल कितने रहते थे? 300 से 400। ये देख लो आप, मार्क्स कितने रह रहे हैं? 600 के आसपास। पिछले साल कितने रहते थे? 300 या 400 के आसपास। ये दोनों किसी अलग अलग बच्चे के स्क्रीनशॉट हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के ही मार्क्स में इतना इम्प्रूवमेंट आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग की गई है इनके हिसाब से। और जब मार्क्स अच्छे आते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस भी देख लो कितना बढ़ता है। यहाँ हेल्प करती है आपको प्लानिंग। अब आपकी प्लानिंग होनी कैसी चाहिए? आपकी प्लानिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि डेली हर चीज़ इंक्लूड हो रही है, आपके लेक्चर्स इंक्लूड हो रहे हैं, इन लेक्चर्स के नोट्स इंक्लूड हो रहे हैं। और नोट्स कैसे इंक्लूड हो रहे हैं? आज जो लेक्चर लगाया उसके नोट तो रिवाइज हुए, पिछले वाले लेक्चर के नोट्स को भी दोबारा रिवाइज किया। आज जो लेक्चर लगाया उसके नोट्स रिवाइज हुए, पिछले वाले लेक्चर को भी दोबारा रिवाइज किया। साथ साथ आप टेस्ट सिलेबस को लेकर चल रहे हो, डेली DPP को लेकर चल रहे हो, MCQ प्रैक्टिस को लेकर चल रहे हो। ऐसे होती है जब टेस्ट की तैयारी, तो आते हैं मार्क्स, अदरवाइज मार्क्स नहीं आते हैं। कुछ भी कर लो, पूरा साल लगे रहो। आप लोग क्या करते हो? टेस्ट से पूरा टाइम टेंशन जरूर लेते हो 10 दिन पहले से, पर टेस्ट से 2 दिन पहले पढ़ने बैठते हो। टेस्ट से 1 दिन पहले तक आपका सिलेबस प्रॉपर हुआ नहीं होता है, जबकि एक्चुअल में ये होना चाहिए कि टेस्ट से पहले तक तो 2 या 3 बार पूरे टेस्ट के सिलेबस की रीडिंग लग जानी चाहिए। DPP 2 या 3 बार रिपीट फॉर्म में लग जानी चाहिए। डेली तो रिवीजन हो ही रही है, टेस्ट के अलग से सिलेबस की, टेस्ट तक में 2 या 3 बार रिवीजन हो जानी चाहिए, मॉड्यूल पूरी लग जानी चाहिए। और ये होता है प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ। प्लीज़ इसको ये मत समझना मैं यहाँ अपनी मेंटरशिप प्रमोट कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत सही हूँ इस चीज़ में, मेरा बढ़िया चल रहा है, और जो बच्चे मेंटरशिप ले रहे हैं उनका भी बढ़िया चल रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप खुद से भी अपना प्लान बनाते हो तो ऐसे बनाओ। और अगर खुद से नहीं बना पा रहे हो तो भाई साहब, आप जो कोचिंग ले रहे हो वो 2-2.5 लाख रुपए जो भी आप भर रहे हो, या हज़ारों की भी कोचिंग ले रहे हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये जो साल है, ये एनी हाउ वेस्ट ही हो रहा है। और ये आपको पता चलेगा अगर आपकी प्लानिंग इस लेवल की नहीं है, अगर आपको अपने पूरे दिन का ट्रैक नहीं है। ट्रस्ट मी, 6 दिन ऐसा काम होना चाहिए, और 7वें दिन संडे को जब ब्रेक होना चाहिए वो गिल्ट फ्री होना चाहिए, माइंड को रेस्ट देने के लिए। अगर आपकी प्लानिंग ऐसी नहीं है तो भूल जाओ। अगर आप ऐसे किसी रैंडम प्लान में चल रहे हो जो एक ही प्लान सभी के ऊपर चेपा गया, तो ये समझ लो यार आपका रूटीन अलग है। कोई बच्चा 6 बजे उठने वाला है, कोई 9 बजे उठने वाला है। नंबर दोनों के ही 600 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके रूटीन के हिसाब से एग्जीक्यूशन हुआ। तो सोचो इस बारे में, प्लान करो, चाहे खुद से प्लान करो, चाहे आप मेरी हेल्प लो, किसी और मेंटर की हेल्प लो, बट इस चीज़ को, ग्रेविटी को समझो आप कि एक ही साल है और पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। और एनी हाउ अगर आपका वो नहीं हो रहा है ये अटैम्प्ट में, तो पैसा भी आपका वेस्ट ही है। एट लास्ट मैटर यही करता है कि कौन डेली एक ही तरह की ट्रेनिंग ले सकता है, एक ही बोर्डम। क्योंकि एक ही चीज़ जब रोज करते चलोगे तो बोर्डम तो होगा, माइंड तो उस चीज़ से भागेगा। क्योंकि यार माइंड को तो चाहिए कुछ नया, डेली चाहिए। आप माइंड की ही सुनते रहोगे तो आप तो ख़त्म हो, बिल्कुल खल्लास हो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि कौन डेली ये बोर्डम वाली ट्रेनिंग को ले सकता है, डेली एक काम कर सकता है, डेली क्लास लगा सकता है, उसको रिवाइज कर सकता है, डेली DPP लगा सकता है, MCQ लगा सकता है, स्कोर ट्रैक कर सकता है। डेली ये बोर्डम से निकलोगे तब जाके MBBS के लिए पहुंचोगे। अभी 1 साल ये बोर्डम अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं है, 1 साल और एक्सटेंड करोगे ड्रॉप में, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे। वैसे तो आई लिटरली सजेस्ट 2 ड्रॉप के बाद तो सोचना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अपना जून से दिसंबर इसको बांध के रखो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो कॉन्स्टेंटली आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। बहुत बच्चे हैं तैयारी करने के लिए, आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा। इसीलिए आप अलग क्या कर रहे हो? आपके पास जब तक अपने पूरे डे का ट्रैक नहीं है, आप
आपको पता होगा जब भी कोई अगर कोई गेम्स में है या कोई एथलीट है या ऐसे कोई बहुत सुपरस्टार्स है, इनको ये भी पता होता है, इनका ये भी डिसाइड होता है कि इन्होंने कितने चम्मच चावल डेली के खाने हैं ताकि इनकी कैलोरीज वगैरह ज़्यादा ना बढ़े। अब आप सोच सकते हो कि क्यों वो उस पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन पे वो हैं। ऑर्डिनरी मैन से उनको क्या अलग कर रहा है, ये डिसिप्लिन अलग कर रहा है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आप रेंडमली चले जा रहे हो तो यार जो चीज़ आपको 1 साल बाद रियलाइज़ होगी वो मैं आपको आज रियलाइज़ करवा रही हूँ। इस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ भी दे सकते हो, बट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। मुझे शुगर कोटेड बातें करने की आदत नहीं है। अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको इस बात का पता भी होगा, ठीक है। रेस्ट, आप खुद समझदार हो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। किसी को मेंटरशिप चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे या मेल आईडी पे वो मुझे मैसेज कर सकता है। कोई और भी दिक्कत परेशानी, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।